अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ लिविंग। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद और हम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अगर आप पसंद करते हैं तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। पुराने दोस्तों से, मेरी अपनी फैमिली मेम्बर्स से दरख्वास्त कि मेरे चैनल की जो वीडियो आप देखते हैं अगर इसको पसंद आए तो इसको दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ, मुझे कमेंट्स करें। लाइव कमेंट्स का भी जवाब देता हूँ, बुरे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। सियासी कमेंट्स का भी जवाब देता हूँ क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ या बैठ के सहाफ़त कर रहा हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज के प्रोग्राम के हमारे दो मौजू हैं और दोनों मौजू बहुत अहम हैं। सबसे पहला मौजू हमारा है जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, उसमें स्टेट एजेंट्स का क्या किरदार है, स्टेट एजेंट्स को किस तरह जो है वो पाबंद करना चाहिए, उनके साथ क्या मायदा तय करके उनकी स्टेट एजेंसियां दोबारा खोलने दी जाएं, मैं समझता हूँ इस पर बात करेंगे। और दूसरे मौजू पे बात करेंगे जो आजकल सोशल मीडिया पर और दीगर हवालों से भी बातचीत चल रही है कि एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान में एक बार फिर इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं और इसकी वजह गवर्नर हाउस है या कामरान टेसोरी जो गवर्नर सिंध है, इस पर भी बात करेंगे। तो हम का आगाज करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डॉक्टर आसिम साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत अहम रहनुमा है, उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया और मैं ये समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गुज़िश्ता 6 या 7 माह से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी थी और एक्शन जारी थे। तामीरात बिल्कुल रोक दी गई थी और ईद के बाद से इसको फुल, यानी जिसे कहते हैं कि स्ट्रिक्ट तरीके से शुरू किया गया और कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं छोड़ी गई। तमाम गैर कानूनी तामीरात को मस्मार करने की मुहिम आज तक जारी है। कई इजलास हुए रिसेंटली, अभी आज से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले इजलास हुआ जिसमें तमाम सियासी जमातों को जो स्टिक होल्डर हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, उनको शामिल किया गया और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी इसमें शरीक हुए और एसएसपी सेंट्रल उनकी पूरी टीम यानी एसएचओ साहिबान, डीएसपी वो शरीक हुए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान शरीक हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। डीडीएसपी से शरीक नहीं हो सके क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर थे। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब जो हैं वो शरीक हुए। देखिए, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं समझता हूँ कई इलाकों में स्टेट एजेंसियां बंद हैं। देखिए, स्टेट एजेंसियों के लिए आज से चंद साल पहले एक कानून बना जब मुल्क में शहर कराची में दहशतगर्दों की आमद की इत्तला थी और दहशतगर्द रेंट पर ले लेते थे घर, कोई इनका रिकॉर्ड नहीं होता था। तो एक बायलाज बना, एक कानून बना जो हुकूमत ने बनाया और ये कहा कि वो तमाम रेंट पर लेने वाले लोग जो घर लेते हैं उनका इंदराज थानों में होगा। और ये कौन कराएगा? ये जिस स्टेट एजेंट के जरिए वो घर लेंगे या डायरेक्ट जो घर लेंगे वो मालिक मकान या स्टेट एजेंट होल्डर, वो थानों में जाके उनका रिकॉर्ड भी जमा कराएंगे, थंब भी लगवाएंगे और उनका एग्रीमेंट भी वहाँ अटेस्ट होके एक कॉपी जमा होगी। बहुत अच्छा फैसला था और इस पर तमाम स्टेट एजेंट काम कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है क्योंकि जाहिर है हर आदमी अपनी रोटी रोजी के लिए काम करता है। जितने स्टेट एजेंट काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जाहिर रिस्क कमा रहे हैं। तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से बिल्कुल इत्तेफाक किया इस कानून पर और उन्होंने जितने मकानात रेंट पर उठाए उनकी एंट्रियां अपने अपने मुतल्लिका थानों में जमा कराएंगे। अच्छा, अब बात ये होती है, सवाल ये पैदा होता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो ऑपरेशन का आगाज किया गया बिलखुसूस ईद के फौरन बाद, तो इसमें एक एम होना चाहिए था, एक गाइडलाइन होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फेलियर है जो नहीं हो सकी। जब वो तमाम स्टेक होल्डर बैठे जो पॉलिटिकल जमातें भी थी, डिपार्टमेंट के भी लोग थे, तो इसमें एक तो मवाजना ये करना चाहिए था कि भाई आप गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो एक्शन लेने जा रहे हैं वो कौन से सन से लेने जा रहे हैं, पहली बात तो ये। फिर आपने किन किन लोगों को गिरफ्तार करना है? आपने ठेकेदारों को भी गिरफ्तार करना है, आपने मटेरियल लेने वालों को भी गिरफ्तार करना है जो मटेरियल देते हैं, सरिया, सीमेंट, बजरी। आपने स्टेट एजेंसी वालों को भी गिरफ्तार करना है, जो मकान बनाते हैं ठेकेदार, आपने उनको भी गिरफ्तार करना है। मकसद इसमें एक
बाकायदा एक प्लान होना चाहिए था, लेकिन वो बगैर प्लान के ये ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसका फायदा हमेशा की तरह बहुत माजरत के साथ मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम है सच कड़वा होता है और मैं सच ही कहता हूँ कि पुलिस हमेशा से कोई ना कोई, जो पुलिस के करप्ट अफसरान है, मैं तमाम पुलिस की बात नहीं कर रहा, पुलिस में ईमानदार लोग भी हैं, जो पुलिस के करप्ट अफसरान हैं, करप्ट मुलाजमीन है, उन्होंने इसको अपनी एक पेट भरने की जो है वो एक सिस्टम बना लिया, जिसमें ऐसे जो लियाकताबाद सर फहरिस्त था, इसने इस ऑपरेशन के बाद मैं कहता हूं लाखों रुपया कमाया। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं एसएसपी सेंट्रल साहब को भी कहता हूं, डीआईजी साहब को भी कहता हूं कि सीसीटीवी कैमरे निकलवा लें, उसका रिकॉर्ड निकलवा लें। राशिद साहब ने जो एंड के दिनों में जो कारनामे किए वो सब सीसीटीवी कैमरे में, और जो बाहर कैमरे लगे हुए हैं उसमें आ जाएगा। फिलहाल हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हमारा मौजूद कुछ और है। तो स्टेट एजेंट वालों को ये बाकायदा तरीके से गाइडलाइन मिलनी चाहिए। वो गाइडलाइन ये मिलनी चाहिए कि भाई आपने किसी पोर्शन में अब किसी को भी कारोबार नहीं कराना है, यानी कि किसी भी स्टेट एजेंसी का जो मालिक है वो किसी भी पोर्शन का जो बेचने वाला है उसका पोर्शन नहीं बिकवाएगा। ये स्टेट एजेंसी वालों को पाबंद करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन अब मैं समझता हूं कि जो स्टेट एजेंसियां इस वक्त बंद पड़ी हैं और उनके घरों में फाके हो रहे हैं, घरों में मुश्किलात पैदा हो रही हैं, बकराईद आ रही है, लेकिन एम कोई नहीं बना, स्टेट एजेंसियां आज भी बंद है। तो मैं डॉक्टर आसिम साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने रहनुमा हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, उनसे, तमाम एमपी एमएनएस से जो उस मीटिंग में मौजूद थे, उनसे, डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब से ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि फौरी तौर पे एक कानून बना लें और वो तमाम स्टेट एजेंसियों के लोगों को, स्टेट एजेंसी मालिकान को थाने वाले बुलाएं और उनसे कहें कि भाई आपने इस कानून पे काम करना है। वो कानून क्या है? बड़ी सीधी सीधी बात है कि आपने किसी का पोर्शन नहीं बिकवाना है, आपने नक्शे के बरखिलाफ तामीरात होने वाली जगह पे किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी है। अगर आप किसी की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे प्रॉफिट के लिए, अगर आप उसकी कोई बुकिंग करवाएंगे या किसी को घर खरीदने वाले को कोई पोर्शन दिलवाएंगे, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और आपके साथ वही एफआईआर कटेगी, वही दिफात लगेंगी जो गैर कानूनी तामीरात करने वालों पे लगेंगी। आप ये एम बना लें सीधा सीधा, ताकि वो अपनी स्टेट एजेंसी तो खोलें। वो स्टेट एजेंसी नहीं खोल पा रहे हैं, रेंट का उनका काम चल रहा था बेचारों का, वो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये जो पोर्शन माफिया है, ये मैं एक बात और बता दूं, ये किसी और से काम नहीं करते। ये पोर्शन माफिया जिस इलाके में काम करते हैं वहां पहले एक स्टेट खोलते हैं, 2 स्टेट खोलते हैं और फिर ये काम करते हैं। ये मैं इनका आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि जब इनके पास कोई खरीदार जाता है तो ये बोलते हैं फला स्टेट पे जाके बात करें, क्योंकि वो भी इनके ही लोग होते हैं, उनको भी फिर कमीशन की मद में ये पैसे दिलवाते हैं। कोई टाप लगाते हैं तो टाप मिलती है उनको। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो ब्रोकर बैठे हैं इलाकों में, पूरे कराची की मैं बात कर रहा हूँ, बिलखुसूस अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मसला है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का नाम ले रहा हूँ, कि ये रेंट का काम करते हैं बेचारे। हाँ, कोई पोर्शन बन रहा होता है तो ये कोई पार्टी आती है तो बिकवा भी देते हैं, लेकिन जब थाना इनको बुला के पाबंद कर देगा, एक एफिडेविट ले लेगा कि भाई आपने कोई पोर्शन में किसी का पैसा नहीं लगाना है, कोई पोर्शन नहीं बिकवाना है, बगैर नक्शे के जो तामीरात हो रही है उस पर नहीं आपने सेल करना है, तो जाहिर है कौन करेगा काम? ये नहीं करेंगे जाहिर है। तो कम से कम स्टेट एजेंसियां तो खुलेंगी, स्टेट एजेंसियां खुलेंगी, उनके घरों के मामला हल होंगे, जो परेशानियां चल रही हैं। तो मैं ये चाह रहा था, मेरी सोच ये है कि स्टेट एजेंसी वालों के लिए कोई बायलाज दोबारा बनने चाहिए और उनको जो है दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए, स्टेट एजेंसियों का कारोबार करने की इजाजत दी जाए। हमारा अगला मौजू है एमकेएम पाकिस्तान में एक बार फिर इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं। मैं इतने प्रोग्राम करता नहीं हूँ, जो सच होता है मैं वो बात करता हूँ। देखिए, गवर्नर हाउस में अक्सर और बेशतर एमकेएम पाकिस्तान के प्रोग्राम होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि शायद किसी जमाने में एमकेएम का मरकज 90 हुआ करता था, तो अब इस वक्त की एमकेएम का मरकज गवर्नर हाउस है, क्योंकि कोई भी अहम मीटिंग होती है तो एमकेएम राब्ता कमेटी गवर्नर हाउस पहुंच जाती है, कोई भी इवेंट होता है तो एमकेएम की राब्ता कमेटी उस इवेंट में चली जाती है गवर्नर हाउस में, कारकुनान को हिदायत दे दी जाती है कि भाई आप फला प्रोग्राम में गवर्नर हाउस में पहुंचे। ये इतना बड़ा प्रोग्राम था, अब ये किससे मिसप्लेसिंग हुई, किससे ये गलती हुई, या किसने ये जानबूझकर करा, ये मैं नहीं जानता, ये अल्लाह जानते हैं या वो जानते हैं जिनसे ये किया। इतना जबरदस्त प्रोग्राम था ये अफवाज पाकिस्तान के हक में
कि मैं ये समझता हूं कि एमकेएम पाकिस्तान चाहती अगर तो वो पूरे कराची में ऐलान करती और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए, देखें कोई एमकेएम को नहीं देखता, ये मैं बता दूं। अभी जितनी जमातें काम कर रही हैं, प्रोग्राम कर रही हैं, तो मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे चेहरे देखे हैं कि उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, ना पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी से, लेकिन उन्होंने उनके प्रोग्रामों में शिरकत की, टीएलपी के प्रोग्रामों में शिरकत की। क्यों? कि मुल्क और कौम की जो हिफाजत कर रहा है वो पाक फौज के इदारे कर रहे हैं। तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उनकी यकजहती के लिए, उनसे इदारे मोहब्बत के लिए कौन सी जमात प्रोग्राम कर रही है। हम तो हर उस प्रोग्राम में जाएंगे पाकिस्तानी जहां फौज के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। तो एमकेएम पाकिस्तान को ये चाहिए था कि वो ये प्रोग्राम कराची के शाहराहों पर कर दी, देखें कितने लोग निकलते हैं, लेकिन उनसे गलती हुई है या जानबूझ कर ये करवाया गया है, वल्लाह आलम। तो ये एक प्रोग्राम था इदारे यकजहती के हवाले से गवर्नर हाउस में, और उसमें कारकुनान को भी बुलाया गया था। तो खबरें ये हैं कि कुछ कारकुनान और जिम्मेदारान जो पिक के जिम्मेदारान थे और मकसद पार्टी चलाने वाले जिम्मेदारान थे, उनको स्टॉप कर दिया गया, गेट पे रोक दिया गया और उनको जो है वो अंदर नहीं आने दिया। ये सोशल मीडिया की भी इतलात हैं और कुछ हमारे दायरे सियासी कारकुनान से भी दोस्तियां होती हैं वैसे जर्नलिस्ट, तो कुछ वहां से भी हमें सोर्सेज ने बताया है। कुछ लोग क्लिप चला रहे हैं, मैं कभी किसी के क्लिप चलाने पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि क्लिप चला दिया जाता है छोटा सा, उसके आगे और पीछे की बात नहीं चलाई जाती तो उसका मकसद फोत हो जाता है, अपने हिस्से की बात चला दी जाती है। तो मैं क्लिपों पर एतबार नहीं करता, मैं वो बात कर रहा हूं जो हुई है। अब एमकेएम पाकिस्तान के वो कारकुनान या वो जिम्मेदारान जो गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं हो सके, उनमें जाहिर है फिर गम-ओ-गुस्से की लहर पैदा हो गई और गम-ओ-गुस्सा पाया जाता है। तो अच्छा, अब मैं एमकेएम पाकिस्तान की आपको एक और बात बताऊं, ये मैं बड़ा सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता किसको बुरा लगेगा, लगता है तो लगे, मैं ये सच बोल रहा हूं कि एमकेएम पाकिस्तान में जब से पीएसपी जम हुई है, जब से मामला कारकुनान के खराब होना शुरू हुए, आप यकीन करें, मैं किसी सियासी जमात से ना मेरा ताल्लुक है ना पीएसपी से, लेकिन जाहिर सोर्सेज होती हैं हमारी भी, तो हमारे भी दुआ सलाम वाले लोग होते हैं। पीएसपी जिस कामयाबी से चल रही थी अपने कारकुनान को मजबूती के साथ लेकर, मुस्तफा कमाल की क़यादत में, अनीस कायम खानी की क़यादत में, एमकेएम पाकिस्तान में जम होने के बाद कारकुनान में दूरियां पैदा हुई हैं। कारकुनान आपस में भी जो है वो नहीं उस तरीके से बातचीत करते मिलते जिस तरीके से पहले तो एक फर्क था ना कि ठीक है भाई हम पीएसपी में, आप एमकेएम भाजपा में, कोई मसला नहीं है, हमारे इख्तिलाफात सियासी हैं, वैसे नहीं है। लेकिन अब दोनों जमातें एक होने के बाद कारकुनान में भी दूरियां पैदा हुई हैं। देखें, मुस्तफा कमाल जो है वो, मैं पहले भी कहता था, कई प्रोग्रामों में कहा, उनकी सोच अलग है। अभी मुस्तफा कमाल ने कितना जबरदस्त काम किया है कि या तो लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं या उस प्रोग्राम को हाईलाइट नहीं किया गया। मैं समझता हूँ उस चीज को हाईलाइट नहीं किया गया। मैंने मुस्तफा कमाल की तारीफ हमेशा, जब ये मेयर कराची थे जब भी किए, हट गए जब भी किए, और जब ये पीएसपी इन्होंने बनाई जब भी किए, तो मेरा दिल चाहता है उस शख्स की तारीफ करूं कि उसके काम ऐसे हैं। वजीर सेहत बने अभी ये वफाकी, ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग खबरें देखते हैं, अभी जैसे जंग चल रही है भारत की, तो हमने खाली भारत की खबरें देखी, टीवी का चैनल हमने चेंज कर दिया, सोशल मीडिया में खबरें आई, हमने कोई देखी जंग के हवाले से, तो बाकी हमने आगे पीछे कर दी। डंपर का माफिया चल रहा था, डंपर माफिया के हवाले से तो ये देख रहे थे, दीगर खबरें हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाती हैं, हम नहीं देख पाते। मुस्तफा कमाल साहब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बने हैं वफाकी, ठीक है ना। देखें इन्होंने क्या काम किया, मैं बता रहा हूँ, अभी इस पे काम हो रहा है। इन्होंने ये काम किया, हेल्थ पॉलिसी बना रहे हैं ये नादरा के तवस्सुत से, यानी कि नादरा के सेटअप पे, यानी कि जो नादरा के एनआईसी पे जाएगा उसके अंदर जो भी बीमारियां हैं, उसके अंदर जो भी बीमारियां हैं, तो वो उसके एनआईसी नंबर डेटा क्लिक होने के साथ ही सामने आ जाएंगी। तो इस तरह अल्लाह ना करे वो किसी इमरजेंसी में जाता है तो उसकी बीमारी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीजें नादरा के केयर ऑफ उस डॉक्टर के पास आ जाएंगी। बड़ा अच्छा ये प्लान है, बड़ी अच्छी ये प्रोग्रेस है, और इंशाअल्लाह ताला जब ये ऑन होगी तो पाकिस्तानियों को बहुत फायदा होगा। मुस्तफा कमाल ने महाजिरों के लिए नहीं करा है, मुस्तफा कमाल ने कराची के लोगों के लिए नहीं किया है,
मुस्तफा कमाल ने ओवरऑल पाकिस्तानियों के लिए किया है, जिसके बाद नादरा है उसको ये फैसिलिटीज मिलेगी। तो ये एक सिस्टम बनाया है। अब मैं ये कहता हूं कि जब मुस्तफा कमाल साहब टीएसपी में थे तो कारकुनान जब खुशहाल थे, अच्छे थे इनके। अब जब से ये एमडीएम हैदराबाद में ज्वाइन हुए तो इनके इख्तिलाफात सामने आना शुरू हो गए, वक्तन फवक्तन आते ही रहते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ साथ तमाम वो सियासी जमातें जो मुल्क के लिए अच्छी हैं, बेहतर हैं और उनके काम जो है वो मुल्क के बेनिफिट के लिए हैं, उनको कायम और दायम रखे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला क़यामत सलामत रखे। पाकिस्तान के तमाम इदारे, फोर्स, रेंजर्स, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, तमाम मुलाजमीन, तमाम अफसरान, जवानों को अल्लाह अपनी अमान में रखे, हिफाजत में रखे। हम सब पाकिस्तानियों को अल्लाह अपनी अमान में रखे, हिफाजत में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।